बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसके अंदर ये जो है नए दो पैरामीटर्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे। मैंने भी आप लोगों को दो चीज़ें पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। और अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने थोड़ी डेफिनेशन पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, लेकिन दोबारा से जो है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रिव्यू करवा रही हूँ इन एनर्जी की डेफिनेशंस का। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ये जो हम दो पैरामीटर्स अभी तक पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, या बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे तो हम कैसे निकालते हैं, और अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरीके से निकाली जाती है, कूलम्स लॉ को मॉडिफाई करके हम निकालते हैं। इसी तरीके से ये जो सेकंड पैरामीटर है विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी हमने कैलकुलेट करके देखा कि पॉइंट चार्जेस के लिए हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने कैलकुलेशन करने का तरीका सीखा तो हमने बहुत ही जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस थी, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे कि लाइन चार्ज हो गई और प्लेन शीट हो गई, प्लेन हो गया एक, तो उसके अंदर हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था। लेकिन उसके बावजूद हमें उसके अंदर थोड़ी इंटीग्रेशन और थोड़ी फार्मूले उसके अंदर हमें पुट करके और ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स अप्लाई करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स एवेलुएट करनी पड़ी। तो इस कहने का मकसद ये है कि एक तो हमें मुश्किल होती है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील करने में कि भाई पहले उसके कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व करो, फिर उसके बाद जो है जो सेम कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस के, वाई कंपोनेंट्स हैं वाई एक्सिस के ऊपर, और जेड कंपोनेंट्स हैं जेड एक्सिस के ऊपर, उनको सम अप करो। और फिर ट्रिग्नोमेट्री के भी रूल्स का ख्याल रखो, थीटा किस तरह से निकाल रहे हैं किस तरह से नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है हमें इस तरह से कैलकुलेट करने में। तो फिर हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि कोई आसान तरीका है ये पैरामीटर्स जो है वो डिटरमाइन करने का। तो हमें जो है ना वो एक लॉ पता चली, जो हमने एक लॉ पढ़ी थी, वो थी गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ जो है वो बेसिकली ऐसी लॉ है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के बारे में, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन चूंकि उस फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है की टर्म है मौजूद, तो हम उस फॉर्मूले की मदद से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं कदरे आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा आसानी हो जाती है अगर हम दो तीन बातों का ध्यान रखें कि हमारा जो गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो वो जो है ना सिमेट्रिक हो। ओके, ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आसानी से फाइंड आउट कर सके। मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से ये आसान हो जाती है, लेकिन बहरहाल हमें एक तरीका पता चल गया, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, लेकिन अभी भी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, यानी ये जो दोनों क्वांटिटीज़ अभी तक हमने पढ़ी हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है, डील करना। तो हम जो है वो चाहते हैं कि कोई ऐसी स्केलर क्वांटिटी हमें पता चल जाए। देखें, स्केलर क्वांटिटी ऐसी हमें पता चल जाए जो कि हम आसानी के साथ में कैलकुलेट कर सकें और उसको रिजॉल्व करने में हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इंटीग्रेशन तो तब भी हमें करनी पड़ेगी, लेकिन रिजॉल्व करने में हमें किसी किस्म की परेशानी, उस परेशानी से हम बच जाएंगे। तो क्या कोई ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी जो कि हम आसानी से मालूम कर सकें, और वो लेट सपोज उसकी वो स्केलर क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी है, उसकी कोई ना कोई रिलेशनशिप हो हमारी वेक्टर क्वांटिटी के साथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ। कोई ऐसी स्केलर क्वांटिटी हो आर्बिट्ररी लेट सपोज, जिसकी कोई रिलेशनशिप हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो फिर क्या होगा कि हम स्केलर क्वांटिटीज़ को जब डिटरमाइन कर लेंगे, तो हम फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ को आसानी से डिटरमाइन कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज स्केलर क्वांटिटीज़। तो हमें जो है ना वो अपनी प्रीवियस नॉलेज से ये बात मालूम है कि यस, देर आर सर्टन स्केलर क्वांटिटीज विच आर रिलेटेड with these two vector quantities which can be related with these two vector quantities, और वो क्या हैं हम जो है वो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा रही हूँ। हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं भी हमारे पास इलेक्ट्रो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है, इफ़ वी हैव एनी
कंजर्वेटिव फोर्स तो वो जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर हम उस कंजर्वेटिव फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, लेट्स सपोज डी आर, तो बेसिकली ये क्या चीज़ हो गई? ये वर्क डन हो गया। ठीक है, वर्क डन है, वर्क डन। तो ये जो वर्क डन है, यानी इस कंजर्वेटिव फोर्स को हम का अगर हम इंटीग्रल ले लें पूरा, तो ये वर्क डन यानी कि एनर्जी, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी निकलेगी। और इस एनर्जी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें जो है वो अपनी एक प्रीवियस नॉलेज से एक हिंट मिल गई कि अच्छा, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स को हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप होता है। और अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं एफ को इस तरीके से लिख सकती हूँ, माइनस डी यू बाई डी आर। और अच्छे तरीके से मैं लिख सकती हूँ माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। ठीक है, यानी कि एफ इज इक्वल टू माइनस यू। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? यू नो ऑल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप ना हो। हम ऑलरेडी जो है एक रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मालूम हो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, तो हम उसकी मदद से फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स निकलती है तो फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस रिलेशनशिप के तहत हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की क्या डेफिनेशन है। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेसिक डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की होती है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेट सपोज अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर मैं इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाऊं, लेट सपोज कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ये चार्ज मूव करता है और मूव करते करते जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि क्लोज लूप में जो इसने वर्क डन किया है, ठीक है, अगर वो ज़ीरो निकलता है तो इसको मैं कहूँगी कि ये जो मेरी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई की थी किसी भी तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर मेरा क्लोज लूप के अंदर वर्क डन जो है वो ज़ीरो नहीं निकलता बल्कि नॉन ज़ीरो होता है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। तो लकीली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसको हमने कैलकुलेट किया, एवोल्यूट किया कि आइदर इज इट कंजर्वेटिव और नॉट। तो हमेशा हमें पता चला कि हाँ भाई, ये जब भी हम क्लोज लूप के अंदर, चाहे लूप जो है वो फॉर एग्जांपल ट्रायंगुलर लूप हो, लूप फॉर एग्जांपल सर्कुलर लूप हो, जब हम एक क्लोज लूप के अंदर जब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर ज़ीरो निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कंक्लूजन कर लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसके बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चली, वो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ से हमें बड़ी आसानी हो गई। अब हम इसी चीज़ को लेकर आगे चलेंगे, हम समझ जाएंगे कि अच्छा भाई, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब है कि यकीनन उसका ताल्लुक जो है वो किसी किस्म की एनर्जी से है और उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। और उसी से हम अब अपनी कैलकुलेशंस, उसकी मदद से हम अपनी कैलकुलेशंस जो है वो आसान कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, इससे पहले कि मैं मज़ीद जो है थोड़ी सी
डिस्क्रिप्शन में जाऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, कुछ चीज़ें और भी ज़रूरी हैं जो कि रिकॉल करनी है। वो ये कि जिस तरीके से अ, हमारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं, लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये होता है रिलेटिव क्वांटिटी होती है। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ये है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, और एक पॉइंट ये है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है। एक गाड़ी जो है वो यहाँ से गुजर के इस पॉइंट पे चली गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो कह फॉर एग्जांपल उसने पोजीशन मेजर करनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है डिस्प्लेस, तो वो जो पोजीशन होगी वो अलग होगी, ठीक है, इसके लिहाज से आर ए होगी। लेट सपोज ये यहाँ खड़ा हुआ है, इसका रेफरेंस फ्रेम इधर है, वो अपनी पोजीशन जो है वो मालूम कर रहा है, तो गाड़ी की जो पोजीशन है वो होगी लेट सपोज आर बी। तो आर ए आर बी जो है वो बराबर नहीं होगा। ये पोजीशन वेक्टर है बेसिकली, ये जो है आर ए और आर बी बराबर नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने इधर लिखा है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, दिस इज दी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है इसकी पोजीशन क्या है, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज़ द रिलेटिव क्वांटिटी पोजीशन ऑफ अ कार, इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। आर ए इज़ नॉट इक्वल टू आर बी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ measured with respect to some reference point। और वो रेफरेंस पॉइंट दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो इनफाइनाइट पॉइंट कहलाता है, और एक कहलाता है ग्राउंड। अच्छा, बेसिकली हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बार बार डिफाइन कर रहे हैं, हम एक्चुअली जब किसी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं, तो हम एग्जैक्टली क्या चीज़ मालूम कर रहे होते हैं, हम चेंज मालूम कर रहे होते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको आसान लफ्ज़ों में हम कह देते हैं कि अच्छा भाई ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लेकिन एक्चुअल में हम मालूम कर रहे होते हैं इन एक्चुअल वी आर वी डिटरमाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि अब मैं कह रही हूँ कि गाड़ी की पोजीशन क्या है, उसको मैंने कह दिया आर ए, लेकिन एग्जैक्टली में मैं क्या चीज़ मालूम कर रही हूँ, चेंज। ये पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट, इनका डिफरेंस निकालूंगी तब मेरे पास आर ए आएगा। तो एक तरह से मैं कह इसको रही हूँ पोजीशन ऑफ दिस कार अकॉर्डिंग टू ए रेफरेंस, लेकिन एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये डिफरेंस है बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम पोटेंशियल एनर्जी को भी किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं, तो हम कह तो रहे होते हैं कि डिटरमाइन दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, डिटरमाइन दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, लेकिन एक्चुअली हम कर क्या रहे होते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं, ओके। एक चीज़ जो है वो जहन में हमेशा क्लियर रखिएगा। अच्छा, हमने ये दो पॉइंट्स ले लिए हैं, एक इनफाइनाइट और एक ग्राउंड। क्यों ले लिए हैं, क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर जो है, इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। जैसे मेरे पास पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, लेट्स सपोज Q1 एंड Q2 अपॉन R। तो इस फॉर्मूले को मैं डिफाइन करती हूँ किस तरीके से, कि सबसे पहले जो है वो Q1 अगर एक जगह पर रखा हुआ है, ठीक है, और Q2 लेट सपोज Q2 जो है वो इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर मौजूद है, आर बी इज इक्वल टू बहुत ज़्यादा दूर है।
तो अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी कि मैं Q2 को Q1 के करीब लेकर आऊँगी RA। ठीक है, तो अब मुझे जो है वो बेसिकली जब पोटेंशियल एनर्जी इस Q2 की निकालनी है, Q2 को जब मैं नई पोजीशन के ऊपर लेकर आ रही हूँ RA के ऊपर, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एक्चुअल में क्या मालूम कर रही हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी B से A तक आने में जो भी चेंज आ रहा है वो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इसको तो मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ कि Q1 Q2। ठीक है, पहले मेरा जो इनिशियल पोजीशन थी वो थी, अब जो मेरी पोजीशन हो गई है वो लेट्स सपोज RA हो गई है फाइनल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल मेरी पोजीशन क्या थी, इनफाइनाइट थी, तो यहाँ पर RB आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन सॉरी 1 अपॉन RA प्लस माइनस 1 अपॉन RB। और अगर मेरा RB जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है तो ये चीज़ मेरी हो जाएगी ज़ीरो। और अब मेरे पास बचेगा K Q1 Q2 अपॉन RA। तो ये जो फॉर्मूला है ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, ये देखो सिंपल हो गया अब। किस वजह से सिंपल हो गया, क्योंकि मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है इनफाइनाइट के ऊपर, और इनफाइनाइट के ऊपर ये वाली जो एक टर्म है ये कैंसिल हो रही है। सही है, अगर लेट सपोज हम पोजीशन मालूम कर रहे होते हैं गाड़ी की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन, तो उस वक्त भी हमारे पास ओरिजन पे लेने से एक पोजीशन वेक्टर तो ज़ीरो हो जाता है ना। लेट सपोज ये एक्स है, एक्स जो है वो 2 है, 2 सेंटीमीटर, और बाकी ये ज़ीरो ज़ीरो है वाई जेड। तो अगर हम इसकी पोजीशन मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो, तो एक चीज़ तो हो गई 2, एक चीज़ हो गई ज़ीरो, तो ये कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाती है। तो अगर आप चाहें कि इसको विद रिस्पेक्ट टू सम आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें तो आप ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और उसके लिए दो पॉइंट्स जो है वो होने लाजमन है, एक रेफरेंस पॉइंट और एक जिस जगह पर आप ला रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने एक फार्मूला डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला, और मैंने उसके अंदर ये डिफाइन किया था कि इस फार्मूले की डिस्क्रिप्शन क्या है, आर क्या चीज़ है, क्यू क्या चीज़ है, Q1 क्या, Q2 क्या चीज़ें हैं। तो उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि दो चार्जेस अगर कहीं रखे हुए हैं पॉइंट चार्जेस, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, आर। दो चार्जेस जो हैं वो रेस्ट की हालत में रखे हुए हैं और दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आर है। इन दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस है, लेट सपोज 1 सेंटीमीटर या जो भी, उसको मैं इस वाले फॉर्मूले में रख देती हूँ। लेकिन जब मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ती हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको मुझे फुलफिल करना है। पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे हर हाल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह से ये सिचुएशन हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की थी कि दो चार्जेस रेस्ट की हालत में पड़े हुए हैं और दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इतना है, उसको हम उसके लिए हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं फार्मूला, उस फार्मूले को, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है उसके लिए ये कंडीशन होती है। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि नहीं, अब चार्ज को हमें हरकत देना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हर हाल में। तो अगर आर बी जो है वो हम इनफाइनाइट ले लेते हैं तो ये टर्म जो है वो टेंड्स टू ज़ीरो हो जाती है और सिर्फ ये वाली टर्म बच जाती है। तो अक्सर हम पोटेंशियल एनर्जी जो निकाल रहे होते हैं वो रेफरेंस पॉइंट से निकाल रहे होते हैं, आर बी को हम इनफाइनाइट ले लेते हैं। अच्छा, ग्राउंड भी जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि इनफाइनाइट होता है। ग्राउंड इज़ अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑल्सो ज़ीरो। और इसके बारे में जब हम मूविंग चार्जेस के बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त मैं आप लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी कि ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल जो है वो, पोटेंशियल एनर्जी हम क्यों ज़ीरो ले लेते हैं। एक्चुअल में जो है वो होता ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए चार्जेस का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, चार्जेस अगर होंगे
तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरेक्शन के नतीजे में पोटेंशियल एनर्जी होती है, अदरवाइज एनर्जी होगी ही नहीं। ठीक है, Q1 चार्ज अगर ज़ीरो हो जाए तो भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, Q2 चार्ज, इन दोनों में से अगर Q2 ज़ीरो हो जाए तब भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल Q1 पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, और Q2 जो है ना वो भी एक पॉइंट चार्ज है, वो किसी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, उस पॉइंट को मैंने कह दिया कि ये पॉइंट को मैंने ग्राउंड कर दिया। और ग्राउंड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ग्राउंड क्या चीज़ होती है, विच हैज़ प्लेंटी ऑफ चार्जेस, विच हैज़ प्लेंटी ऑफ चार्जेस। तो अगर आपकी बॉडी चार्ज है और उसको आपने ग्राउंड से जोड़ दिया है, तो उसके अंदर से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इसी तरीके से जो नेगेटिव एक्सेस चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है तो वो ग्राउंड में चला जाएगा और फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यानी ये जब हम किसी चीज़ को ग्राउंड करते हैं तो ग्राउंड का मतलब होता है कि हमने ऐसी चीज़ के साथ उसको जोड़ दिया है जिसके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, और उसका मकसद ये होता है कि वो उस पॉइंट को न्यूट्रल करके रखे, यानी कि चार्ज को ज़ीरो करके रखे। और चार्ज को जब आप ज़ीरो करेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो खैर मैंने आपको अब बता ही दिया कि दो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, एक तो ग्राउंड होता है, ठीक है, और दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने एक पॉइंट चार्ज को ग्राउंड कर दिया है, ग्राउंड से मिला दिया है, तो उस पॉइंट के ऊपर तो वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर चूंकि वो न्यूट्रल हो गया है तो उनके दरमियान किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं होगा। फिर जब वो मूव करेगा चार्ज, ठीक है, उस चार्ज को अगर आप वहां से हटा देंगे, ठीक है, Q2, तो कि बाय सम मीन्स, तो फिर वो इंटरैक्ट करेगा Q1 के साथ, क्योंकि अब वो जो बॉडी है वो अब न्यूट्रल नहीं रही। न्यूट्रल तो वो उसी सूरत में रह रही थी जब वो ग्राउंड से अटैच थी, जब आपने उसको ग्राउंड से हटा दिया तो अब वो न्यूट्रल नहीं रहेगी, और वो फिर चार्ज होगी, और जब दो चार्जेस होंगे और आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ हमें मिलेगी। ओके, तो यानी कंक्लूजन जो है वो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या चीज़ दी है, कंक्लूजन के वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें कोई स्केलर क्वांटिटी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी कैसे हासिल करें, हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज से पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और यकीनन हम एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ आल्सो अ रिलेटिव क्वांटिटी, और दो तरह के रेफरेंस पॉइंट्स अगर हम ले लें तो हमें आसानी होती है, जिस तरह से हम किसी चीज़ की पोजीशन निकालते वक्त एक रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन डिफाइन करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस पॉइंट्स हैं एक ग्राउंड और एक इन्फिनिटी, ज़्यादातर हम इसको ले लेते हैं। और जब मूविंग चार्जेस होते हैं तो ग्राउंड या चेजेस ग्राउंड या मेटेलिक ग्राउंड, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे भी इसका मतलब यही होता है। तो ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को और बता रही हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ना, मैकेनिक्स की के रेफरेंस से के हवाले से मैं आपको समझा रही हूँ। काइनेमेटिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें हम डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। हम जो है किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं इस काइनेमेटिक्स की ब्रांच में। फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कितने फासले पे रेफरेंस फ्रेम से रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया।
लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़ते कि ये हरकत क्यों कर रहा है, ये अगर इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, इसकी अगर फाइनल स्पीड इतनी है तो क्यों है, यानी हम सोर्स के बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कॉज भी पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन। और हम ये कहते हैं कि ये जो बॉडी है ये हरकत कर रही है अगर, तो ये किस फोर्स के तहत हरकत कर रही है, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो ये जो ब्रांच होती है ना, ये डायनामिक्स कहलाती है। काइनेमेटिक्स की अगर आपको थोड़ी सी जो है वो चीज़ें याद हैं अगर, तो उसमें एक तरीक़ाकार सिस्टम को एनालाइज करने का, एक तो लॉज ऑफ मोशन होते हैं जिससे हम पढ़ते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। और एक तरीका ये भी होता है कि हम उस सिस्टम को एनालाइज करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अब हम सिस्टम को इस नज़र से नहीं देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है कौन सी फोर्स जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर एक्ट कर रही है। हम जो है चूंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अब एनर्जी के हवाले से सिस्टम को देखने जा रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसके अंदर मौजूद है, इस नज़रिए से हम सिस्टम को अब नहीं देखेंगे। ओके, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, अम, अच्छा यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ ना, वो चाह रही हूँ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये देखें, जैसे एक मेरे पास सिस्टम है, उसका मास है 2 kg, मैं इसको ऊपर लिफ्ट करना चाहती हूँ। मुझे इस सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इस सिस्टम के बारे में जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब मैं कैसे ये मालूम कर सकती हूँ वेट इसका। अब मैं क्या करूँगी, अगर ये 2 kg है तो इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ, वो कितना एक्ट कर रहा होगा, F w = 2 × 9.8 है, उसको अप्रॉक्सीमेट कर लेती हूँ मैं 10, इसको मैं कहती हूँ 20 न्यूटन इसका वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, यानी कि इसकी जो फोर्स है वो जो नीचे की तरफ ये लगा रहा है ऑब्जेक्ट, ये 20 न्यूटन है, ठीक है। अब मुझे इसको लिफ्ट करना है, इसको मुझे उठाना है ज़मीन के ऊपर से। तो अब मैं अपनी फोर्स लगाऊंगी, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स में लगाऊंगी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि इसका वेट कितना है। पहले मैंने फोर्स लगाई 2 न्यूटन, ये नहीं उठा। फिर मैंने लगाई 10 न्यूटन, ये नहीं उठा। 15 न्यूटन लगाई, ये नहीं उठा। जैसे ही मैंने 20 न्यूटन लगाई फोर्स, ये तो मेरी फोर्स थी ना, जैसे ही 20 न्यूटन मैंने फोर्स लगाई तो क्या हुआ कि ये जो है लिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया। और मैं ये कहूँगी कि अच्छा भाई, मुझे जो है मालूम करना था कि इस सिस्टम की पोटेंशियल, इस सिस्टम का जो वे फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो यकीनन 20 न्यूटन ही होगा। इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ अपनी अप्लाइड फोर्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन थी। और अपनी अप्लाइड फोर्स की मदद से मैंने इस सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, और इसके गिर्द जो है ना वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मौजूद है। अब हमें ये नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हवा में क्या चीज़ मौजूद है, वैक्यूम में क्या चीज़ मौजूद है, लेकिन हमें पता है कि ये जो चार्ज अगर कहीं भी रखा हुआ होता है तो इसके असरात जो है ना यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब हमें मालूम ही नहीं है कि ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर ये इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम क्या करें।
लेकिन हमें ये बात मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने की सलाहियत रखती है। तो मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगी क्यू नॉट यहाँ पर, और मैं कहूँगी कि ये ये जो है इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जितनी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, जितनी फोर्स के साथ में ये जो है रिपेल हो रहा है, या जितनी फोर्स के साथ में ये अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो तो मैं मेजर कर सकती हूँ अपने टेस्ट चार्ज के ऊपर, फोर्स मेजर कर सकती हूँ बाय सम मीन्स। मैं ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं अपना टेस्ट चार्ज लेकर आती हूँ तो फिर मैं कैलकुलेट करती हूँ कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो मैं उसी को डिफाइन कर देती हूँ कि दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो फोर्स लगाने की सलाहियत है एक यूनिट चार्ज के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बेसिकली इस इसके ऊपर मेजरमेंट कर रहे होते हैं, हम इसके ऊपर नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, जितनी फोर्स लग रही होती है एक टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसको अगर हम मेजर कर लें, यूनिट पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाती है। तो डायरेक्टली हमें सिस्टम के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम इसकी मदद से इस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ। मिसाल के तौर पे एक दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट सपोज ए और बी, ये जुड़े हुए रखे हैं, इसको हमने किसी तरीके से स्टिक कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इन ये जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक हुए हुए हैं, तो मुझे इसको ब्रेक करना है। अब मैं लेट सपोज हीट एनर्जी जो है वो सप्लाई करती हूँ, थर्मल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी इनके दरमियान। अब मुझे ये बात मालूम है कि मुझे सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं हीट अप्लाई कर रही हूँ, थर्मल एनर्जी इसकी बढ़ती चली जाएगी सिस्टम की। जैसी ही एक ख़ास एनर्जी इस सिस्टम को मिलेगी, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ए और बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे किसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी, मुझे तो अपने जो कि मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, यहाँ से मैं मेजर कर रही थी कि मैं कितना कर रही हूँ। तो अब मैं फ़ौरन बता दूंगी कि अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी थी, बॉन्डिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, वो इतने जूल्स थी। मैंने जो है वो 3 जूल्स एनर्जी सप्लाई की थी, तो 3 जूल्स एनर्जी के ऊपर ये ब्रेक हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी लेट सपोज 3 जूल्स थी। तो बाज़ दफ़ा हमें सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम एक्सटर्नल चीज़ें जो है ना वो लेकर आते हैं, और हम जो है वो गैस करते हैं कि अच्छा भाई, हमारा जब एक्सटर्नल पैरामीटर इतना हो गया तो ये ब्रेक हो गया, तो डेफिनेटली सिस्टम की भी इतनी एनर्जी यही होगी। ये एक्सटर्नल पैरामीटर जो है वो हमारा ये है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यही होगी। जितनी फोर्स से वो मूव कर रहा है, जितनी उसके अंदर हरकत मौजूद है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। डायरेक्ट हमें सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अच्छा, अब जो है बिल्कुल इसी तरीके से होता क्या है, बेसिकली मैं अभी पॉइंट चार्जेस की बात कर रही हूँ। पॉइंट चार्जेस जो है वो क्या है, ये जो है इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसको मैं कह देती हूँ फाइनल। ठीक है, फाइनल के लिए मैं एफ इससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, आर एफ माइनस 1/RI। ठीक है, इनिशियल पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि इंटरएक्शन एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। और इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं कह रही हूँ वर्क डन। ठीक है, अब ये क्या है, अब मैं कह रही हूँ इंटरएक्शन एनर्जी, ये दो चार्जेस के दरमियान किस तरह का इंटरएक्शन हो रहा है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकती हूँ कि अगर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है और Q2 चार्ज को मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेकर आ रही हूँ, लेट सपोज आर ए से आर बी के ऊपर, तो जो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी का, लेट सपोज दिस इज माय
इनिशियल पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर यू आई है और ये यू एफ। तो जो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी का, यानी मुझे जो वर्क डन करना पड़ा, जितना मैंने वर्क किया यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, जितना मेरा वर्क डन हुआ, वो ही जो है ना डेफिनेटली इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की तब्दीली होगी। ठीक है, यानी मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन यहाँ पर कितना था और इन दोनों के अंदर इंटरेक्शन यहाँ पर कितना था, और उस इंटरेक्शन को मैं कैलकुलेट करूँ और उसका मैं डिफरेंस निकालूं। मैं पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकती हूँ कि भाई ये एक टेस्ट चार्ज है Q2, वो पहले इस पॉइंट पे था UI, और जब वो इस पॉइंट के ऊपर आया तो उसमें जितना मुझे वर्क करना पड़ा, वो वर्क मुझे मालूम है, और वही वर्क डन जो है वो डेफिनेटली किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सही है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मैंने क्या दी थी, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, उसकी वजह से जो है वो एनर्जी इस सिस्टम की कुछ ना कुछ होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ वर्क डन भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, अराउंड और इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड सोर्स चार्ज। ठीक है, यही डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है ना, कि ये जब हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें हर हाल में Q2 को, लेट सपोज Q1 एक जगह पर रखा हुआ है और Q2 को एक जगह से दूसरी जगह हमें लाना पड़ेगा। सही है, तो इसको हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। इसका जो है एक पॉइंट जो कि और मुझे आप लोगों को बताना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि चूंकि अब हम फोर्स की टर्म में एनालाइज नहीं करना चाह रहे, हम पहले कहते थे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स हम कैलकुलेट करते थे, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये जो है इधर मूव करना शुरू कर देगा, ये इधर मूव करना शुरू कर देगा। हम फोर्स की मदद से एक्सप्लेनेशन करते थे कि इसका मोशन कैसे होगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, अभी हमें फोर्स की मदद से नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि इनके अंदर किसी किस्म की एनर्जी है, वो उस एनर्जी को और वो कितनी एनर्जी है, और वो एनर्जी कैसे आ रही है, वो इनके इंटरेक्शन की वजह से अगर आ रही है। सिर्फ एक चार्ज ही दूसरे चार्ज के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो उसके नतीजे में उसकी सिस्टम के अंदर एनर्जी में जो भी तब्दीली होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा भाई ये दोनों जो है पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स की वजह से जो है ना ये मूव कर रहे हैं। नहीं, अब हम ये कहेंगे कि नहीं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, विच इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। या हम ये कहेंगे कि अच्छा, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इस सिस्टम को एनर्जी की टर्म्स में जो है वो रियलाइज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये नहीं देखना है कि फोर्स कौन सी इसके ऊपर लग रही है, कौन सी नहीं लग रही है। अब हमें जो एनालाइज करना है दो चार्जेस को, वो हमें इसी तरीके से एनालाइज करना है कि कौन सी एनर्जी सिस्टम के पास है और कौन सी एनर्जी जो है वो लेट सपोज कौन सी एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, किस तरह की एनर्जी दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब जो हमारा तरीक़ाकार होगा वो ये वाला तरीक़ाकार होगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैकेनिक्स के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, वही जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अच्छा, जिस तरीके से फोर्स जो है वो इंटरएक्शन होती है दो चार्जेस के दरमियान, पॉइंट चार्जेस की मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंटरैक्शन एनर्जी होती है बिटवीन टू चार्जेस।
this is this is the quantity which depends upon two charges. This is the quantity which depends upon two charges. लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इस क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट कर दूँ Q2 से, तो फिर मैं एक नई क्वांटिटी डिफाइन करती हूँ विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये कैसे हासिल होती है? फोर्स को मैंने Q2 से यानी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये जो थी, ये प्रॉपर्टी थी, ये इंटरैक्शन था बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी प्रॉपर्टी है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, कि एक चार्ज Q1 मौजूद है, उसकी वजह से इस स्पेस के अंदर कोई चीज मौजूद है विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की सलाहियत होती है कि वो किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा दे, उसको हरकत कर सके। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली एक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है? इंटरैक्शन एनर्जी है बिटवीन टू चार्जेस। अगर मेरे पास एक चार्ज Q1 कहीं रखा हुआ है, दूसरा Q2 चार्ज मैं उसके करीब लेकर आ रही हूँ इन्फिनिटी से, लेट सपोज इनफाइनाइट पोजीशन से आर पोजीशन के ऊपर, तो अगर मैं Q2 बहुत कम था और मैं इनफाइनाइट से आर पे लेकर आ रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और निकलेगी। लेकिन अगर Q2 को मैं बढ़ा दूं और सेम सेम इनफाइनाइट पोजीशन से इसी पोजीशन के ऊपर लेकर आऊं, तो Q2 जो है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि अब Q2 का मैग्नीट्यूड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि अब Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वो ज़्यादा हो गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको इंडिपेंडेंट कर दूं Q2 से, तो अब मैं क्या करूँगी? एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दूंगी विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सॉरी, यहाँ पर जो है आर आएगा। ठीक है, which is known as the electric potential. And what is this? This is nothing but the change in potential energy per unit test charge. और अब हम कहेंगे कि this is the property of the space। ये स्पेस की प्रॉपर्टी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q, कि अगर कहीं चार्ज Q रखा हुआ है Q1, उसके इर्द गिर्द जो उसका रीजन है वो एक ऐसा रीजन है जहां पर अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर आऊं तो वो अपने अंदर एनर्जी की तब्दीली को महसूस करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इज ऑलवेज मेजर्ड इन चेंज। तो ये वो अपने अंदर एनर्जी की तब्दीली को महसूस करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज के करीब अगर मैं लेकर आऊं। तो ये जो पोटेंशियल होता है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेस, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि स्पेस के पास अब एनर्जी तब्दील करने की सलाहियत आ गई है। कैसे आ गई है एनर्जी तब्दील करने की सलाहियत? क्योंकि उस स्पेस में कहीं Q1 चार्ज मौजूद है। ठीक है, कहीं Q1 चार्ज मौजूद है तो उसके अंदर सलाहियत आ गई है कि वो टेस्ट चार्ज Q0 के अंदर जो है वो यानी यूनिट चार्ज है ये, ठीक है, ओके, के अंदर तब्दीली पैदा कर सके। अगर हम उसकी विसिनिटी में कहीं इधर उधर घूम रहे हैं तो उसके अंदर एनर्जी की तब्दीली आ सकती है। तो ये जो है ना पोटेंशियल होता है। और बेसिकली पोटेंशियल भी हम कहते हैं कि पोटेंशियल इज आल्सो मेजर्ड इन डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिफाइन करते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट इसका इनफाइनाइट होता है और एक रेफरेंस पॉइंट इसका ग्राउंड होता है। और ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट और ग्राउंड लें, उसके अलावा भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है ना वो इंट्रोडक्शन इन दो क्वांटिटीज़ का कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ क्या क्या पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताए हैं, उसको याद रखना ज़रूरी है। वो एक पॉइंट तो ये है कि हमें वेक्टर क्वांटिटी से जान छुड़ानी है, हमें किसी स्केलर क्वांटिटी की तरफ आना है। तो कैसे आए? मैकेनिक्स से हमें पता चलता है कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी के साथ में रिलेट करती है इफ़ द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव। तो हमें पता चला कि अच्छा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइन कर दूं तो फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है आसानी से निकाल लूँगी और उसकी मदद से फिर मैं फोर्स फाइंड आउट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने जो आपको चीज़ बताई वो ये बताई
कि जो है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिफरेंस। ठीक है, उसका चेंज जो है वो हमें हम निकालते हैं और उसके लिए दो रेफरेंस पॉइंट्स लेते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होता है इनफाइनाइट और एक हमारे पास होता है ग्राउंड। ठीक है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि इसको कैलकुलेट करने में आसानी होती है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, इसकी डेफिनेशंस बताई, दो डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो मैंने आपको ये बताई कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई कि इंटरेक्शन जो है ना वो हमें नहीं मालूम कितना इंटरेक्शन हो रहा है। हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक Q2 चार्ज Q1 की विसिनिटी में जब हरकत करता है तो उसको वो उसको कितना वर्क डन करना पड़ता है। जितना उसको वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है वो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, वही उसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम इसको दूसरे अल्फाज में वर्क डन भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। फिर उसके अलावा मैंने आपको चौथा पॉइंट जो बताया है वो ये बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ये होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस और ये डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर। जबकि चौथी क्वांटिटी जो कि पोटेंशियल है वो क्या चीज़ है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज प्रेजेंट नियर द स्पेस। ओके, सोर्स चार्ज इसको हम कहते हैं। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेस। ओके, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है।